मई 20 नवंबर 20 इन दोनों के लिए प्रीवियस ईयर 1920 और असेसमेंट ईयर 2021 एप्लीकेबल होगा, इसलिए यही अमेंडमेंट का लेक्चर दोनों के लिए यूज होने वाला। इस बार जो आपको अमेंडमेंट पढ़ने हैं दैट इज फाइनेंस एक्ट 2019 का अमेंडमेंट, जो अमेंडमेंट लाया फाइनेंस एक्ट 2019। अब सुनो, 2019 वाज इलेक्शन ईयर। हर साल इलेक्शन ईयर जब भी होता है, साल में नॉर्मली एक ही बजट होता है 1 फरवरी को, बट इलेक्शन ईयर के अंदर जनरली देयर इज अ ट्रेंड इन इंडिया दैट आउटगोइंग गवर्नमेंट विल प्रोवाइड समथिंग कॉल्ड एन इंटरिम बजट। सो इन 2019 सिस्टम के हिसाब से आउटगोइंग गवर्नमेंट के टेम्पररी फाइनेंस मिनिस्टर जो सीए पीयूष गोयल सर थे, उन्होंने 1 फरवरी 2019 को एक इंटरिम बजट प्रेजेंट किया। देन जब इलेक्शन हो गया, नई गवर्नमेंट आई, फर्स्ट फुल टाइम लेडी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने फर्स्ट फुल टाइम लेडी फाइनेंस मिनिस्टर का बजट 5 जुलाई 2019 को बजट प्रेजेंट किया। सो जैसे कि किसी भी इलेक्शन ईयर में होता है, इंटरिम बजट, फाइनल बजट, दो बजट तो आ गए आपके। अब पता नहीं ये गवर्नमेंट के दिमाग में क्या चल रहा है, पागल वागल हो गए ये लोग। अचानक से 2 महीने बाद उनको लगता है नहीं नहीं यार मजा नहीं आ रहा है, कंपनी टैक्सेशन में थोड़ा और चेंजेस लेके आते हैं, कंपनीज को थोड़ा बेनिफिट, कॉर्पोरेट सेक्टर इज गोइंग थ्रू बैड पीरियड, तो कुछ और लेके आते हैं। एंड ऑन 20th सितंबर 2019 ऑल ऑफ अ सडन हमारी गवर्नमेंट लेके आई द टैक्सेशन लॉज अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2019, और उससे भी बहुत सारे चेंजेस लेके आए। सो नॉर्मली साल में एक बजट होता है, इस साल एक नहीं, दो नहीं, तीन बजट, इंटरिम बजट 1 फरवरी, फाइनल बजट 5 जुलाई एंड ऑर्डिनेंस 20 सितंबर, तीन बजट से अमेंडमेंट आया इस साल। टेंशन लेने का कोई जरूरत ही नहीं है, बिकॉज इन दिस लेक्चर आई विल बी कवरिंग ऑल अमेंडमेंट्स विच वर ब्रॉट बाय इंटरिम बजट, फाइनल बजट या ऑर्डिनेंस। ऑल दोज अमेंडमेंट्स आर एप्लीकेबल फॉर May 20 एंड November 20 बोथ एग्जाम्स, क्योंकि इन दोनों का असेसमेंट ईयर 2021 है। तो तीनों के अमेंडमेंट, अगर जरूरत पड़ी किसी अमेंडमेंट में तो मैं आपको बताऊंगा ये इंटरिम में आया था, फाइनल में आया था कि ऑर्डिनेंस में आया था। अगर आपको जानने की जरूरत है तो मैं बताऊंगा, बट ऑनेस्टली स्पीकिंग आपको इससे फर्क नहीं पड़ता है that the amendment was brought by interim budget, finance budget और ordinance, final budget और ordinance। आपको सिर्फ अमेंडमेंट को पढ़ना है, आपको सिर्फ अमेंडमेंट को पढ़ना है, that this is the new law। इस लेक्चर को इसके आगे कंटिन्यू करने के पहले सबसे पहली कंडीशन, यू शुड नो द लॉ टिल नवंबर 19 एग्जाम, यानी कि प्रीवियस ईयर 18-19, असेसमेंट ईयर 19-20 का लॉ आपको क्लियरली आना चाहिए। अगर आपको वो लॉ नहीं पता है तो आप डायरेक्ट अमेंडमेंट नहीं पढ़ सकते हो। So this lecture can be studied only on one condition, you have studied for November 19 exam, you know the law, the existing law applicable for previous year 18-19, that is assessment year 19-20। तो मैं आपको सिर्फ चेंजेस कराने वाला हूँ, कोई किसी सेक्शन में जरूरत लगी तो एग्जिस्टिंग प्रोविजन आपको बता दूंगा, मगर ऑब्जेक्टिव इस लेक्चर का सिर्फ आपको चेंजेस बताना है। चेंजेस एप्लीकेबल फॉर May 20 November 20, that is previous year 19-20, assessment year 2021 is what I am going to be कवरिंग। और ये जो चेंजेस आए, चाहे वो इंटरिम बजट से आए, फाइनल बजट से आए कि ऑर्डिनेंस से आए, मैं इस लेक्चर के अंदर आपके लिए सारे के सारे अमेंडमेंट कवर करने वाला हूं। लेकिन मेरा जो सिस्टम है, मेरे स्टूडेंट्स को पता है, मेरा क्लास में करने का एक ऑर्डर ऑफ चैप्टर्स है, इंट्रोडक्शन, DTAA, कैश लोन्स, NRI टैक्सेशन। जिस ऑर्डर में मैं क्लास में चैप्टर्स पढ़ाता हूं, जिस ऑर्डर में मेरा टेक्स्ट बुक बनता है, इन दैट ऑर्डर आई विल बी डूइंग अमेंडमेंट्स। मैं अमेंडमेंट्स आपको उसी ऑर्डर में, मैं आपको आपके ऑर्डर में नहीं कराऊंगा, जिस अमेंडमेंट में, जिस ऑर्डर में, सॉरी आई डू इट, जिस ऑर्डर में आई कवर इट, उसी ऑर्डर में आई विल बी डूइंग इन दिस लेक्चर। सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट वी आर कवरिंग अमेंडमेंट्स एप्लीकेबल May 20 November 20, बोथ हैव सेम अमेंडमेंट्स बिकॉज दोनों का सेम असेसमेंट ईयर है। सेकेंडली फाइनेंस के जो तीनों बजट आए, इंटरिम, फाइनल एंड ऑर्डिनेंस, एवरीथिंग विल बी कवर्ड। एंड thirdly we will be covering this in the order of chapters that I have drafted for assessment year 2021. If you want to give any feedback, you can give on the email ID or WhatsApp on this number. Kindly subscribe to the YouTube channel for regular updates. We have our some Facebook pages. You can go through the Facebook pages also. Any student intending to attend face-to-face lectures, following are the places where I take face-to-face lectures. मुंबई में साउथ बॉम्बे जिस एरिया को बोलते हैं, चर्नी रोड में कपासी कॉमर्स क्लासेस में। मुंबई में एक और एरिया, मुंबई इज अ बिग सिटी, कॉर्नर में जाना पड़ता है, सुबह सुबह 30-35 किलोमीटर 40 किलोमीटर ड्राइव करके आई गो फॉर माई लेक्चर्स। मुलुंड में मेंसा कॉमर्स क्लासेस। मुंबई से जस्ट बाहर एक सिटी, नवी मुंबई इट इज वन ऑफ द क्लीनेस्ट सिटीज ऑफ द कंट्री। नवी मुंबई में एक जगह है वाशी, वहां पे विथ एन ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड अचीवर्स एकेडमी, again about a 35 to 40 kilometer drive every morning.
And then outside Mumbai, I traveled to 2 places. Ahmedabad, I am working with an organization called Navkar Institute, and in Kochi, केरला में आई एम वर्किंग विद लक्ष्य सीए कैंपस. ये जब से केरला के लेक्चर्स चालू हुए तब से सेपरेट इंग्लिश लेक्चर्स, 100% इंग्लिश लेक्चर्स फॉर साउथ का स्टूडेंट्स. डिफरेंस इज दैट कॉन्सेप्ट सारे के सारे कवर हो जाते हैं, बट जो फन हिंदी वाले लेक्चर्स में होता है, जो जोक आदमी हिंदी में ही मार सकता है, तो वो फन उतना ज्यादा उस लेक्चर में नहीं होगा. तो जिसको लैंग्वेज का प्रॉब्लम है उसके लिए वही लेक्चर है. अगर आपको थोड़ी भी हिंदी समझ में आती है, देन इट इज एडवाइसेबल दैट यू शुड गो थ्रू दीज लेक्चर्स. इन एनी केस आई एम यूजिंग इंग्लिश ऑल्सो, ऐसा भी नहीं है कि खाली हिंदी बोल रहा हूं. सो दिस लेक्चर इज गोइंग टू बी हिंदी इंग्लिश मिक्स, एंड साउथ के लिए लेक्चर्स ओनली इंग्लिश. अभी तक ये दिमाग लगाया नहीं है कि खाली 100% हिंदी में, बट इट डज नॉट मेक सेंस एक्चुअली, बिकॉज 100% आपको पढ़ना इंग्लिश में है, आपको एग्जाम लिखना इंग्लिश में है, एंड स्टूडेंट्स ऑप्टिंग फॉर हिंदी मीडियम बहुत वैसे भी कम है, उनको हम केटर नहीं कर सकते. इतने कम लोगों के लिए इतनी ज्यादा रिकॉर्डिंग्स की मेहनत नहीं कर सकते, पॉसिबल नहीं है, फिजिबल होना चाहिए वो. और आपको आफ्टर बिकमिंग अ सीए कम्युनिकेशन भी इंग्लिश में करना है, तो इंग्लिश इज इंडिस्पेंसेबल दैट वे. लेकिन समझने के लिए वी विल बी यूजिंग हिंदी हमारे लेक्चर्स के अंदर. फेस टू फेस लेक्चर्स के लिए आप ये नंबर के ऊपर कांटेक्ट कर सकते हो. एंड इफ यू वांट टू टेक एनी वीडियो लेक्चर, वेदर इट इज नाउ दिस टाइम वी हैव गॉट फुल कोर्स, क्रैश कोर्स, रिवीजन कोर्स, अमेंडमेंट कोर्स. ये लास्ट डे रिवीजन तो बाद में रिलीज होएगा डायरेक्ट यूट्यूब चैनल के ऊपर. अमेंडमेंट कोर्स, केस लॉ कोर्स, और किसी बच्चे को सिर्फ क्वेश्चन आंसर करना है तो खाली क्वेश्चन आंसर अलग से रिकॉर्डिंग भी आपको मिल जाएगा. These are the various variations, any kind of video lectures, one place from where you can take it. Coppergate Educare 9920443322. And as I have been repeatedly saying, for students of South India, video lectures will be available in full English form separately from our usual video lecture. So this is the introduction of the amendment lecture. अब हम लोग amendment पढ़ना चालू करेंगे chapter by chapter. First chapter is our introduction chapter. In our introduction chapter, I generally teach students कि मैं कैसे आपको ये सब्जेक्ट पढ़ाने वाला हूँ, क्या क्या मैं कवर करने वाला हूँ, कितने आवर्स हमको लगेंगे, कितने चैप्टर्स करेंगे. वी विल बी डूइंग IPCC टॉपिक्स ऑल्सो, जो जनरली इंडिया में कोई और प्रोफेसर कराते नहीं है. आई विल बी डूइंग ऑल दिस. आपको कैसे नोट्स बनाने हैं सब कुछ इंट्रोडक्शन में बताता हूँ. एंड इन द इंट्रोडक्शन लेक्चर इटसेल्फ मैं स्टूडेंट्स को एप्लीकेबल टैक्स रेट्स फॉर द गिवन असेसमेंट ईयर पढ़ा देता हूँ. एप्लीकेबल टैक्स रेट्स फॉर द गिवन असेसमेंट ईयर इंट्रोडक्शन के लेक्चर में पढ़ना इसलिए भी जरूरी है बिकॉज एवरी चैप्टर, इंट्रोडक्शन के तुरंत बाद वाला चैप्टर भी अगर आप देखोगे तो डबल टैक्सेशन रिलीफ के चैप्टर में आपको टैक्स कैलकुलेट करने को बोले, तो आपको टैक्स के स्लैब्स पहले से पता होने चाहिए. एंड टैक्स स्लैब्स आर अनाउंस्ड एवरी ईयर. दे आर अनाउंस्ड इन द फाइनेंस एक्ट. टैक्स स्लैब्स आर नॉट गिवन इन एनी सेक्शन ऑफ इनकम टैक्स. टैक्स स्लैब्स आर अनाउंस्ड एवरी ईयर इन द एनुअल फाइनेंस एक्ट. तो इसीलिए मैं पहले ही लेक्चर में टैक्स स्लैब्स करा देता हूं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज नो चेंज इन स्लैब रेट्स. नो चेंज मतलब फर्स्ट 2,50,000 नो टैक्स, 5 लाख तक 5%, 10 लाख तक 20%, एंड आफ्टर 10 लाख 30%. फॉर रेसिडेंट 60 to 79 years, basic exemption will change to 3 lakh, and for resident 80 years and above, that is super senior citizen, very senior citizen, 5 lakh is going to be the basic exemption limit. Higher basic exemption limit for senior and very senior will be only if you are resident. So first category is 0 to 59, second category is 60 to 79, third category is 80 and above. इनमें कहीं पर भी आपके स्लैब्स चेंज नहीं हुए. हेल्थ एंड एजुकेशन सेस भी जो 4% लास्ट ईयर इंट्रोड्यूस हुआ था, HEC ऑल्सो रिमेन्स सेम. सो देर इज नो चेंज इन द रेट ऑफ HEC ऑल्सो. चेंज दो कॉन्सेप्ट में हुआ है. देर इज अ चेंज इन द कॉन्सेप्ट ऑफ रिबेट अंडर सेक्शन 87A, उसके अमेंडमेंट है, एंड सरचार्ज के अंदर चेंज हुआ. सो रिबेट और सरचार्ज दोनों में चेंज. स्लैब रेट्स आर सेम, HEC सेम, रिबेट एंड सरचार्ज में चेंज हुआ है. रिबेट का जो चेंज आया दैट केम इन द इंटरिम बजट, जो 1 फरवरी वाला बजट था वो वाला चेंज. पहले रिबेट का चेंज करने की कोशिश करते हैं. आफ्टर वी फिनिश रिबेट वाला चेंज, देन वी विल टॉक अबाउट सरचार्ज वाला चेंज. वेरी स्मार्टली, वेरी क्लेवरली, फाइनेंस मिनिस्टर CA पीयूष गोयल सर जस्ट बिफोर इलेक्शन, उनको लॉलीपॉप देना था असेसिस को, तो एक अनाउंसमेंट किया उन्होंने बजट स्पीच में. पीपल हैविंग इनकम अप टू ₹5 lakh विल नॉट बी हैविंग एनी टैक्स लायबिलिटी. People having income up to 5 lakh, no tax. और जैसे ही उन्होंने बोला, हिंदी न्यूज चैनल्स तो पागल हो गए. तो ये बहुत बड़ी घोषणा वित्त मंत्री द्वारा, अब आपको 5 लाख तक की आय पर कोई आयकर नहीं देना होगा. दे अज्यूम्ड के बेसिक एग्जेम्पशन 2.5 लाख से चेंज होकर 5 लाख हो गया है. नॉनसेंस. बेसिक एग्जेम्पशन पहले भी 2.5 लाख था, अभी भी 2.5 लाख है, कल भी 2.5 लाख रहेगा. बेसिक एग्जेम्पशन इज 2,50,000. लेकिन
व्हाट डिड वी डू? अंडर सेक्शन 87A existing rule था that rebate will be available to people having income up to rupees 3,50,000. Exact is also covered. Rebate is available at equal to also. वो 350 को चेंज करके हमने बोल दिया 5 lakh. That means people having net taxable total income. When we say people, rebate is available only for resident individual. Rebate is not available for other assessees. The existing 3 conditions for rebate were resident, individual, entity up to rupees 5 lakh. Resident, individual, entity up to rupees 5 lakh. Resident individual का condition as it is है 3,50,000 की लिमिट को चेंज करके अब उन्होंने 5 lakh rupees बना दिया. So old limit of being eligible to get rebate was your income should be up to rupees 3,50,000, but now that limit of 3,50,000 is being increased to rupees 5 lakh. That means 5 लाख तक की इनकम वालों को रिबेट मिलेगा. एंड कितना? सेकेंड अमेंडमेंट. अर्लियर द मैक्सिमम रिबेट वॉज 2,500 rupees, but now maximum rebate 2,500 से कैंसिल होके 12,500. That means there are 2 amendments in the concept of rebate. 350 की जगह पर 5 लाख तक के इनकम वाले को रिबेट मिलेगा, पहला अमेंडमेंट. एंड सेकेंड अमेंडमेंट, मैक्सिमम रिबेट 2,500 से बढ़ के 12,500. तो नाउ अंडरस्टैंड, सपोजिंगली किसी रेसिडेंट इंडिविजुअल की इनकम एग्जैक्ट 5 लाख. व्हाट इज द इनकम? एग्जैक्ट 5 लाख. So first 250 no tax, then on 255% तो 12,500 बनेगा. 12,500 रिबेट बन के माइनस भी हो जाएगा बिकॉज मैक्सिमम लिमिट इज चेंज. इफेक्टिवली 5 लाख तक की इनकम के ऊपर बेसिक टैक्स 12,500 और रिबेट बन के 0. और ये क्लेवर अनाउंसमेंट फाइनेंस मिनिस्टर ने किया. 5 लाख तक की इनकम के ऊपर नो इनकम टैक्स. वो बराबर है, जिसका 5 लाख है नो इनकम टैक्स, लेकिन जिसका 5 लाख और 10 रुपया है, 5 लाख और 10 रुपया, तो सुनो 2.5 लाख तक नो टैक्स, फिर 5 लाख तक 12,500, फिर 10 रुपये पे 20% लगेगा ना, तो 2 रुपया. दैट मीन्स योर टैक्स इज कमिंग टू 12,502 रुपीज. और कोई रिबेट नहीं मिलेगा बिकॉज इनकम इज मोर देन 5 लाख. आपको कम से कम 10 रुपया लेना पड़ेगा. अगर आप 5 लाख और 1 रुपया लोगे ना, तो राउंडिंग ऑफ में इट विल बिकम 5 लाख ओनली. फिर रिबेट में चला जाएगा. सो यू हैव टू टेक 12,502. इसके लिए हम लोग 5 लाख और 10 रुपया ले रहे हैं. लिसन, पूरा 12,502 भरना पड़ेगा. दैट मीन्स 5 लाख तक की इनकम वाले को टैक्स नहीं भरना है, वो तो फाइनेंस मिनिस्टर ने बोल दिया. लेकिन 5 लाख से ज्यादा वाले का क्या? उसका बेसिक एग्जेम्पशन चेंज नहीं हुआ है, उसको रिबेट नहीं मिलेगा. 12,500 पूरा लगेगा. वेरी क्लेवरली दे अनाउंस. सो बेसिक एग्जेम्पशन पहले भी 2.5 लाख था, आज भी 2.5 लाख है. द चेंज दैट हैज टेकन प्लेस is that eligibility of rebate is increased to 5 lakh and quantum of maximum rebate is increased from 2,500 to 12,500 rupees. तो 5 लाख तक नो टैक्स, लेकिन 5 लाख के ऊपर पूरा टैक्स भरना पड़ेगा 2.5 लाख की बेसिक एग्जेम्पशन को लेके. आर वी क्लियर? हाउ क्लेवरली विदाउट चेंजिंग बेसिक एग्जेम्पशन. और एक्चुअली बेसिक एग्जेम्पशन चेंज करना एडवाइसेबल है भी नहीं, क्योंकि अगर बेसिक एग्जेम्पशन चेंज करता है तो रिच से रिच आदमी जो करोड़ों रुपया भी कमाता है उसका भी स्टार्टिंग का टैक्स ब्रैकेट चेंज हो जाएगा. वी वांट गरीबों को बेनिफिट मिलना चाहिए, लेकिन अमीरों का टैक्स एज इट इज लगना चाहिए. दैट इज व्हाई दिस कॉन्सेप्ट ऑफ रिबेट. आर वी क्लियर? रिबेट के 2 अमेंडमेंट, एलिजिबिलिटी इंक्रीज फ्रॉम 350 टू 5 लाख एंड मैक्सिमम लिमिट इंक्रीज फ्रॉम 2,500 टू 12,500 रुपीज. Let's go to the amendment in the concept of surcharge. Surcharge is extra tax for super rich, for individual, HUF, AOP, BOI and artificial juridical person. For individual, HUF, AOP, BOI and artificial juridical person, existing surcharge कितना है? Income up to 50 lakh कोई surcharge नहीं, exact 50 lakh पे नहीं आता है. Listen, rebate आपको exact 5 lakh पे मिलता है, but surcharge exact 50 lakh पे नहीं आएगा. Surcharge is only if the income is greater than 50 lakh. Existing rate 10%. और अगर आपका 1 करोड़ क्रॉस हो रहा है तो 15%. बट नाउ वी आर इंट्रोड्यूसिंग 2 न्यू ब्रैकेट्स ऑफ सरचार्ज. अगर आपका एनटीटीआई 2 करोड़ रुपया क्रॉस कर रहा है तो 25%, और अगर 5 करोड़ रुपया क्रॉस कर रहा है तो 37%. 2 न्यू सरचार्ज रेट्स 25% एंड 37%. ये 5 जुलाई के बजट में आता है, ये फाइनल बजट में. शी सेड, लेडी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला जी सेड दैट हाई इनकम अर्न करने वाले लोगों को थोड़ा सरचार्ज का कंट्रीब्यूशन बढ़ाना पड़ेगा. एंड 2 करोड़ के बाद 15 की जगह 25
एंड 5 करोड़ के बाद 25 की जगह पे 37। इफेक्टिवली सरचार्ज की अब टोटली 5 रेट्स हो गई। 5 0 to 50 लाख की एंटिटी आई 0%, मोर देन 50 लाख अप टू इक्वल टू 1 करोड़, एग्जैक्ट 1 करोड़ पे भी इट विल बी 10%, मोर देन 1 करोड़ हुआ तो 15% अप टू एग्जैक्ट 2 करोड़, मोर देन 2 करोड़ हुआ तो 25% अप टू एग्जैक्ट 5 करोड़, एंड मोर देन 5 करोड़ हुआ तो 37%। तो अमेंडमेंट दो ही है, आफ्टर 2 करोड़ 25% एंड आफ्टर 5 करोड़ 37%। अमेंडमेंट्स आर ओनली 2, आफ्टर 2 करोड़ 25 एंड आफ्टर 5 करोड़ 37%। 2 amendments, तो 2 नए रेट ऑफ सरचार्ज, एंड वी ऑब्वियसली नो सरचार्ज इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन बेसिक टैक्स। सरचार्ज कभी भी आपका इनकम पे नहीं लगता है, सरचार्ज इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन बेसिक टैक्स। सो इफेक्टिवली हाई इनकम अर्निंग कैटेगरी असेसीज के लिए वी आर इंट्रोड्यूसिंग 2 न्यू रेट्स ऑफ सरचार्ज, आफ्टर 2 करोड़ 25% एंड आफ्टर 5 करोड़ 37%। ऐसी 2 नई सरचार्ज की रेट्स हम हाई इनकम अर्निंग कैटेगरीज के लिए इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। अंडरस्टूड? बट दीज पीपल स्टार्टेड प्रोटेस्टिंग। ये लोग बोल रहे हैं कि ये सही नहीं हो रहा है, हम लोग जो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं ऑलरेडी बेसिक टैक्स हमारा बहुत हाई है, सरचार्ज पहले से 15% बहुत हाई है, कंपनीज और फर्म्स को भी 15% नहीं लगता है, पार्टनरशिप फर्म ऑल्सो आफ्टर 1 करोड़ ओनली 12%, डोमेस्टिक कंपनी आफ्टर 1 करोड़ 7% एंड आफ्टर 10 करोड़ 12%, एंड नॉन डोमेस्टिक का तो 2% और 5%। ऑल दिस वी हैव स्टडीड, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं कि मैं आपको खाली अमेंडमेंट्स बता रहा हूं, एग्जिस्टिंग लॉ आपको मालूम होना चाहिए। कंपनीज को भी इतना हाई सरचार्ज नहीं है, 15% ऑलरेडी बहुत हाई है, उसमें 25% एंड 37% इज वेरी वेरी हाई। तो टैक्सेशन लॉ अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस, इस ऑर्डिनेंस ने सबसे ज्यादा चेंजेस लाए मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स के चैप्टर में। वर्चुअली योर मैट का चैप्टर इज ऑलमोस्ट चेंजिंग, पूरा का पूरा चैप्टर ही चेंज जैसा हो रहा है, मगर अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस ने इस सरचार्ज से रिलेटेड भी कुछ अमेंडमेंट लाया। दिस इज विथ रिस्पेक्ट टू इनकम टैक्सेबल अंडर सेक्शन 111A, 112A एंड इनकम टैक्सेबल अंडर 115AD। अगेन इसके लिए आपको एग्जिस्टिंग लॉ पता होना चाहिए। इनकम टैक्सेबल अंडर 111A मींस शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ इक्विटी शेयर्स, यूनिट्स ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड एंड यूनिट्स ऑफ बिजनेस ट्रस्ट। ये 3 एसेट अगर स्टॉक मार्केट पे सेल हो रहा है, दीज 3 एसेट्स अगर स्टॉक मार्केट के ऊपर सेल हो रहा है एंड यू आर पेइंग एसटीटी ऑन सेल, देन शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन under section 111A taxable at 15%, and if it is long term capital gain then again sale के ऊपर STT, परचेस अगर इक्विटी शेयर्स का हुआ है तो ऑन और आफ्टर 1/10/2004 परचेस के ऊपर भी STT। आपका पूरा का पूरा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आपकी इनकम में जाएगा, पहले एग्जेम्प्ट होता था, फुल इनकम विल गो इन योर इनकम। एट द टाइम ऑफ कैलकुलेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी यू विल सबट्रैक्ट 1 लाख एंड बैलेंस के ऊपर 10% टैक्स। सो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 15%, long term capital gain 10% on excess over 1 lakh, and 115AD is a section related to FIIs। अभी सबसे पहली बात तो FIIs तो फॉरेन कंपनी होगी, और ये जो नए सरचार्ज आए ये तो इंडिविजुअल HUF AOP BOI के लिए आए, तो ये वाले जो 25 और 37 के सरचार्ज है कंपनी के लिए तो आया ही नहीं है। देन व्हाई आर यू टॉकिंग अबाउट 115AD अबाउट FII? क्योंकि कभी कभी ये पॉसिबल है कि FII इज रजिस्टर्ड एज AOP, and if FII is AOP that means can I say FII will fall here, and FII को भी ये नए सरचार्ज लगेंगे। So this 115AD का जो मैं ऑर्डिनेंस डिस्कशन करूंगा that is only if FII is registered as AOP। तो सबसे पहले तो सरचार्ज में क्या अमेंडमेंट आया? आफ्टर 2 करोड़ 25% सरचार्ज एंड आफ्टर 5 करोड़ 37% सरचार्ज। ये 2 अमेंडमेंट आए सरचार्ज के रेट के अंदर, लेकिन ये 3 इनकम, कौन सा 3 इनकम? 111A, 112A एंड 115AD, ये 3 इनकम से रिलेटेड ऑर्डिनेंस में अगेन एन अमेंडमेंट टुक प्लेस बिकॉज दीज सरचार्ज रेट्स वर वेरी वेरी हाई। तो असेसीज के प्रोटेस्ट को थोड़ा सा कम करने के लिए, असेसीज के बेनिफिट के लिए ये ऑर्डिनेंस वाला अमेंडमेंट लाए। ऑर्डिनेंस वाला अमेंडमेट पढ़ने के पहले आई एम नाउ अज्यूमिंग दैट आपको सरचार्ज के 2 नए रेट समझ में आ गए। व्हाट आर द 2 न्यू रेट्स? 25 एंड 37। अब आपको ऑर्डिनेंस के अमेंडमेंट पढ़ने होंगे। What exactly came with respect to these 3 incomes? Short term capital gain stock market, long term capital gain stock market and 115AD if FII is AOP, if FII is AOP। ये पैराग्राफ फॉर्म में लिखा हुआ है, बट आई एम अ प्रोफेसर, आई एम नॉट अ ट्रांसलेटर। मैं आपको यहां से रीड करके इंग्लिश पढ़ के हिंदी में ट्रांसलेट करने का ये सब काम मेरा नहीं है। मुझे ट्रांसलेटर की तरह काम करना पसंद नहीं है,
इंग्लिश सामने बुक खोल दो और इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट करो, एंड अगर ऐसे ट्रांसलेशन के ऊपर व्यूज मिलते हैं तो मुझे वो व्यूज भी नहीं चाहिए। मैं आपको ये कॉन्सेप्ट राइटिंग के अंदर एक्सप्लेन करूंगा बाय मेकिंग अ चार्ट। बाय मेकिंग अ चार्ट आई विल बी एक्सप्लेनिंग। तो हम ये चार्ट के साथ पढ़ेंगे व्हाट एग्जैक्टली इज द अमेंडमेंट दैट हैज टेकन प्लेस इन द ऑर्डिनेंस। ऑर्डिनेंस का अमेंडमेंट एग्जैक्टली अगर आया है तो क्या अमेंडमेंट आया, लेट मी एक्सप्लेन। फर्स्ट ऑफ ऑल आप जाके चेक करो व्हाट इज द नेट टैक्सेबल टोटल इनकम। इजी बात करेंगे, नेट टैक्सेबल टोटल इनकम। अगर आपका नेट टैक्सेबल टोटल इनकम लेस देन और इक्वल टू 2 करोड़ है तो फर्स्ट ऑफ ऑल नए वाले सरचार्ज के रेट्स अप्लाई ही नहीं करेंगे। एग्जिस्टिंग सरचार्ज रेट्स, कौन से एग्जिस्टिंग रेट्स? 0% अप टू 50 lakhs, 50 lakhs से ज्यादा एंड अप टू 1 करोड़ 10% एंड एक्सीडिंग 1 करोड़ 15%। अब आपका इनकम 1 करोड़ क्रॉस भी हो गया लेकिन 2 करोड़ नहीं हुआ, आई एम टेकिंग दैट कैटेगरी फर्स्ट, मतलब नया वाला सरचार्ज नहीं आएगा, मतलब 1.5 करोड़ 1 करोड़ 80 1 करोड़ 90 लाख, ऑल ऑफ देम विल फॉल इन दिस। इनको तो ना 25-37 वाले सरचार्ज के नए वाले अमेंडमेंट एप्लीकेबल है और ना ऑर्डिनेंस। दिस ऑर्डिनेंस अमेंडमेंट is applicable only for assessees having that 25 and 37% surcharge। खाली वो वाले assessees के लिए ऑर्डिनेंस अमेंडमेंट आया, ऑर्डिनेंस अमेंडमेंट और किसी के लिए भी नहीं आया। तो इनको तो एग्जिस्टिंग स्टोरी में कंटिन्यू करना है, इनके लिए देयर इज नो अमेंडमेंट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट दोज assessees जिनका इनकम एक्सीड कर रहा है 2 करोड़ रुपीस। net taxable total income is exceeding rupees 2 crore। if net taxable total income is exceeding rupees 2 crore then do you understand जो नए वाले दो सरचार्ज है that is 25% and 37%, ऑब्वियसली अप टू इक्वल टू 5 करोड़ की इनकम 25 रहेगा एंड 5 करोड़ क्रॉस होने पे वो 37 बन जाएगा। लेकिन ये दोनों नए वाले सरचार्ज खाली यही असेसीज को लगेंगे, ओल्ड वाले असेसीज तो ओल्ड वाले रेट्स में चलेंगे, ओनली पीपल हैविंग इनकम एक्सीडिंग 2 करोड़। अब इन्होंने जब प्रोटेस्ट किया तो नाउ वी आर ब्रिंगिंग सम प्रोविजंस इन द ऑर्डिनेंस। अब जो मैं आपको बोल रहा हूं वो ऑर्डिनेंस में आया। इफ योर एनटीटीआई इज क्रॉसिंग ₹2 करोड़, मतलब ये क्रॉस हो चुका है और आप नए सरचार्ज में आ चुके हो, वी आर टॉकिंग ओनली अबाउट दीज पीपल, ये लोग अब हमारे डिस्कशन में नहीं आएंगे। इफ योर एनटीटीआई हैज एक्सीडेड 2 करोड़ ओनली ड्यू टू 1118 की इनकम दैट इज शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, या फिर 1128 की इनकम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन स्टॉक मार्केट, या 115 AD की इनकम, दिस इज इफ FII इज रजिस्टर्ड एज AOP, क्योंकि FII अगर फॉरेन कंपनी है तो उसको ये नए सरचार्ज आएंगे ही नहीं, ये तो सरचार्ज इंडिविजुअल HUF AOP BOI के लिए आए। इफ योर इनकम इज एक्सीडिंग 2 करोड़ ओनली बिकॉज ऑफ दीज इनकम्स, तो फिर आपके 25 एंड 37 वाले जो सरचार्ज है वो अप्लाई नहीं करेंगे। सरचार्ज जो ओल्ड वाला है, ओल्ड वाला मतलब 15, हाँ बॉस, ओल्ड मींस 15, बिकॉज इफ यू हैव क्रॉस्ड 2 करोड़ दैट मींस यू हैव क्रॉस्ड 1 करोड़, मतलब आप इसके अंदर नहीं आ रहे हो, आप 15 में तो ऑलरेडी आ चुके हो। अरे लिसन, योर इनकम हैज क्रॉस्ड 2 करोड़ देन ओनली यू आर फॉलोइंग हियर। और 2 करोड़ क्रॉस करने वालों को पहले 15 ही लगता था, अब 25 और 37 लग रहा है। बट इफ योर इनकम इज क्रॉसिंग 2 करोड़, मतलब 2 करोड़ क्रॉस कर चुके हो, मतलब 1 करोड़ तो क्रॉस कर ही चुके हो और एग्जिस्टिंग 15 चलता रहेगा, लेकिन नया वाला 25 और 37 अप्लाई नहीं करेगा। दैट 25 एंड 37 विल नॉट अप्लाई इफ योर इनकम इज क्रॉसिंग ओनली बिकॉज ऑफ दीज, तो 15 ही चलेगा, 15 ही चलेगा। दैट्स द फर्स्ट रूल। एंड सेकेंड रूल आया एज पर द अमेंडमेंट, इफ यू हैव ऑलरेडी क्रॉस 2 करोड़, मतलब आप अपने कैपिटल गेन्स 111 है 112 है, या FII का भी, FII के लिए भी दे आर ओनली टॉकिंग अबाउट द कैपिटल गेन पार्ट, FII के लिए भी वी आर ओनली टॉकिंग अबाउट द कैपिटल गेन पार्ट। इफ यू हैव ऑलरेडी क्रॉस्ड 2 करोड़ देन ऑब्वियसली आपका 25% और 37% जो नए वाले सरचार्ज है वो अप्लाई करेंगे, देन अप्लाई करेंगे। बट फॉर द टैक्स दैट यू आर कैलकुलेटिंग अंडर सेक्शन 111A, 15% वाला टैक्स, फॉर द टैक्स दैट यू आर कैलकुलेटिंग अंडर सेक्शन 111A मतलब 15% वाला टैक्स, अंडर सेक्शन 112A मतलब 10% वाला टैक्स, एंड अंडर 115 AD जो कैपिटल गेन आता है, कैपिटल गेन STT पेड देन 15%, नॉट पेड देन 30% फॉर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन विदाउट इंडेक्सेशन 10%, इसके लिए इट इज स्टिल गोइंग टू बी ऑलवेज 15%।
इसके ऊपर इट विल स्टिल बी ओनली 15%। ऑब्वियसली फर्स्ट ऑफ ऑल टैक्स कभी भी इनकम पे नहीं कैलकुलेट होता है, सरचार्ज कभी भी इनकम पे नहीं कैलकुलेट होता है। सरचार्ज विल ऑलवेज बी कैलकुलेटेड ऑन, आई एम नॉट टैक्स नहीं, सरचार्ज विल बी कैलकुलेटेड ओनली ऑन टैक्स। तो पहले आपको आपके इनकम लेना है, इनकम के ऊपर बेसिक टैक्स करना है, और बेसिक टैक्स के ऊपर क्या सरचार्ज रेट लगा रहे हो, दैट इज व्हाट वी आर डिसाइडिंग। इफ योर इनकम इज अप टू 2 करोड़ तो बेसिक टैक्स के ऊपर जो एग्जिस्टिंग सरचार्ज के रेट्स है वो चलेंगे। इफ योर इनकम इज मोर देन 2 करोड़ देन नए वाले सरचार्ज 5 करोड़ तक 25% एंड 5 करोड़ के बाद 37% लगेगा। मगर ऑर्डिनेंस बोलता है जाके चेक करके ये 2 करोड़ किसकी वजह से क्रॉस हुआ। अगर पहले ही क्रॉस कर चुका था तब तो 25-37 लगेगा, मगर ऑन दीज इनकम्स वॉट एवर टैक्स यू कैलकुलेट, इसके ऊपर 25-37 सरचार्ज नहीं लगेगा, इसके ऊपर इट विल बी द एग्जिस्टिंग 15 ओनली। लेकिन अगर आपकी इनकम क्रॉस हो रही है 2 करोड़ ओनली बिकॉज ऑफ दीज इनकम्स, मतलब अगर मैं आपकी इनकम में से ये वाली इनकम निकाल दूं, अगर मैं आपकी इनकम में से ये वाली इनकम निकाल दूं तो आप 2 करोड़ के नीचे आ जाओगे, तो फिर आपको पूरी इनकम के ऊपर 15% ही पे करना है। अगर ये इनकम निकाल के आप 2 करोड़ के नीचे आ जाते हो तो पूरी इनकम के ऊपर 15%। कुछ न्यूमेरिकल एग्जांपल्स करेंगे तो बेटर अंडरस्टैंडिंग विल कम। आई विल गिव यू इनकम ऑफ 111A 112A एंड FII का कैपिटल गेन। आई विल गिव यू अदर इनकम एंड दिस विल गिव अस अवर टोटल इनकम। हम लोग देखते हैं कौन से वाले केस में कितना कितना सरचार्ज एप्लीकेबल रहेगा। सपोजिंगली माई 111A 112A 115AD इनकम is 3 crore rupees and my other income is only 80 lakh rupees. So what is the total? 3.8 crore, 3 crore 80 lakh, 3 crore 80 lakh। अगर आप बजट का दैट इज बिफोर ऑर्डिनेंस का अमेंडमेंट देखोगे तो 2 से 5 के बीच में आपका आंसर 25% आ रहा है। सो इफ वी स्टॉप्ड एट व्हाट हैपेंड ऑन 5 जुलाई तो 3.8 ऑब्वियसली 3.8 करोड़ के ऊपर 25% नहीं लगेगा। वी विल बी कैलकुलेटिंग टैक्स इनका नॉर्मल रेट पे, इनका स्पेशल रेट पे, और बेसिक टैक्स के ऊपर 25% सरचार्ज लगता था। लेकिन अब ऑर्डिनेंस क्या बोलता है, इसके ऊपर सरचार्ज लगाने के पहले, इसके ऊपर सरचार्ज लगाने के पहले तो ये निकाल के देख। इफ यू रिमूव दिस, इज योर इनकम मोर देन 2 करोड़? नहीं, मींस योर इनकम इज क्रॉसिंग 2 करोड़ ओनली बिकॉज ऑफ दिस। अगर ये इनकम नहीं होती तो 2 करोड़ क्रॉस नहीं करता, तो फिर इस पूरी की पूरे टैक्स के ऊपर हाँ, सरचार्ज कभी भी इनकम पे नहीं होता है, बट आई एम जस्ट राइटिंग द रेट ऑफ सरचार्ज, वो पूरे के पूरे टैक्स के ऊपर 15% लगेगा। इफ योर इनकम, ये है मेरा पहला पॉइंट, माई फर्स्ट पॉइंट इज माई फर्स्ट एग्जाम्पल। इफ इट इज क्रॉसिंग 2 करोड़ रुपीज ओनली बिकॉज ऑफ दीज इनकम्स, तो फिर आपका, अच्छा बाय द वे कोई बच्चा गलती से ये मत बोल देना, नहीं सर ये तो सर ये तो 50 लाख और 1 करोड़ के बीच में तो 10% आना चाहिए। नहीं, वी हैव टू चेक द टोटल। सरचार्ज डिपेंड्स ऑन द टोटल इनकम, सो द रेट विल बी 15। एंड बाय द वे अगर आपकी ये इनकम होती ही नहीं, देन योर इनकम वाज 80 लाख एंड देन यू वुड हैव फॉलन इन दिस कैटेगरी, तब तो ना ऑर्डिनेंस लगता है ना अमेंडमेंट लगता है, कुछ भी नहीं लगता है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? सो वी जस्ट हैव टू सी दिस फाइनल इनकम के हिसाब से आंसर 25% आ रहा है, लेकिन फाइनल इनकम में से ये निकाल दिया तो वो 25% नहीं आ रहा है, तो फिर पूरे के ऊपर 15% लगेगा। एंड द सेकेंड पॉसिबिलिटी, सपोजिंगली दिस इज 80 लाख एंड दिस इज 3 करोड़, दिस इज 80 लाख एंड दिस इज 3 करोड़, पॉसिबल? तो फिर एक बार, व्हाट इज योर टोटल? 3.8 करोड़। अगर आप सिर्फ फाइनल बजट के अमेंडमेंट के हिसाब से चलोगे, इफ यू गो स्ट्रिक्टली बाय द अमेंडमेंट ऑफ द फाइनल बजट, तो आंसर आपका इसको देख के 25% आ रहा है। अरे यस और नो? लेकिन एक बार इसको निकाल के चेक करो, इफ यू रिमूव दिस, आर यू स्टिल क्रॉसिंग 2 करोड़? तो ये सेकंड वाला केस हो गया। यू हैव ऑलरेडी क्रॉस्ड 2 करोड़, दैट मींस नया वाला सरचार्ज अप्लाई करेगा, लेकिन नया वाला सरचार्ज खाली यहां के टैक्स के लिए अप्लाई करेगा। यहां का टैक्स का सरचार्ज इज स्टिल गोइंग टू बी 15% ओनली। इफ योर इनकम इज क्रॉसिंग 2 करोड़ रुपीज only because of capital gains, then 15% on everything. But if you have already crossed 2 crore, then new surcharge, whether 25 or 37, वो जो भी है वो अप्लाई करेगा, लेकिन इन इनकम्स के ऊपर हमेशा 15% ही रहेगा। बट आई विल लास्ट टाइम से दिस, मैं बार बार बोल रहा हूं, व्हेन आई से इन इनकम्स के ऊपर सरचार्ज 15 रहेगा, मतलब सरचार्ज इनकम पे नहीं आता है, इन इनकम पे जो बेसिक टैक्स होएगा
उसके ऊपर सरचार्ज इज गोइंग टू बी 15% ओनली. दिस इज द अमेंडमेंट दैट इज ब्रॉट बाय द ऑर्डिनेंस. दिस इज द अमेंडमेंट. तो पहले ये सरचार्ज का अमेंडमेंट आया, फिर ऑर्डिनेंस ने वो बोल दिया कि कैपिटल गेन की वजह से आ रहा है तो काउंट नहीं होगा. सो बेसिकली आई डिड नॉट वांट टू एक्ट एज अ ट्रांसलेटर एंड देयरफॉर मैंने आपके लिए पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन कर दिया विद द हेल्प ऑफ दिस चार्ट ऑल्सो एंड विद द हेल्प ऑफ चार्ट ऑल्सो एंड द न्यूमेरिकल एग्जाम्पल्स ऑल्सो आई गिव यू. स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हो, चार्ट भी आपके पास है, स्क्रीनशॉट में मैं भी आऊंगा, हैंडसम दिखूंगा तो आपके वीडियो का फोटो का वैल्यू बढ़ जाएगा. सो ये हो गया एंड ऑब्वियसली न्यूमेरिकल एग्जाम्पल्स ऑल्सो आई गिव यू. आर वी क्लियर? These were our amendments from the first chapter, very first chapter. रिबेट में और सरचार्ज में बहुत हैवी अमेंडमेंट्स आए, सब्सटेंशियल टाइम गॉट कंज्यूम. लेकिन ठीक है, बहुत सारे ऐसे चैप्टर्स है जिसमें एक भी अमेंडमेंट नहीं आया. फॉर एग्जांपल योर डबल टैक्सेशन रिलीफ, नॉट अ सिंगल अमेंडमेंट, नॉट अ सिंगल अमेंडमेंट. तो हो गया वही यूनिलैटरल बायलैटरल जो चलता है वही चलते रहे, कोई अमेंडमेंट. मोड ऑफ एक्सेप्टेंस एंड रिपेमेंट ऑफ लोन्स, मैं ये चैप्टर्स मेरी ऑर्डर ऑफ टेक्स्ट बुक के हिसाब से कर रहा हूं. दिस चैप्टर In this chapter, when I teach in class, I discuss two sections. Loan taken के लिए 269 SS and loan repaid के लिए 269 T. There are two sections for mode of acceptance and repayment. You can accept loans only through account pay check, account pay draft, and electronic clearing system through a bank account. And you can repay also your loan only through those three modes. But now they are saying when we will say electronic modes through a bank account, तो इस बैंक अकाउंट के अंदर कवर होता है सिर्फ NEFT, RTGS, ECS, IMPS where bank is involved. But now we will from 1st September 19 also cover other prescribed electronic modes. आजकल ऑनलाइन पेमेंट विदाउट बैंक इन्वॉल्वमेंट like e-wallets and all that will also be covered. तो अब हम लोग वो वाले ट्रांजेक्शंस भी अलाउ करेंगे. बट लिसन, when they are saying other prescribed, मैं एग्जाम्पल के लिए e-wallet बोला, ऐसा नहीं कि उन्होंने यहाँ पे पेटीएम, जियो मनी, एयरटेल मनी, ओला मनी लिख दिया, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है. when they prescribed, रिसेंटली एक नोटिफिकेशन आया है, उन्होंने यहाँ पे प्रिस्क्राइब किया रुपे डेबिट कार्ड अगर आपके पास है तो रुपे डेबिट कार्ड या ट्रांजेक्शन थ्रू भीम यूपीआई only this much. मतलब we cannot promote private entities, they cannot prescribe Paytm over here, they cannot prescribe Jio Money, और Jio Money prescribe कर दिया तो पूरा इंडिया धरना देगा. एक तो जिस भी स्टेट में इलेक्शन होता है उसके पहले धरने चालू हो जाते. महाराष्ट्र इलेक्शन के पहले पीपल वर प्रोटेस्टिंग अबाउट आरए फॉरेस्ट, नोबडी इज टॉकिंग अबाउट. दिल्ली इलेक्शंस के पहले पीपल वर टॉकिंग अबाउट शाहीन बाग, नाउ नोबडी इज टॉकिंग अबाउट शाहीन बाग. तो लोग धरने पे आ जाएंगे. वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट एनी धरनास यार, नो धरनास, प्लीज प्लीज कम आउट ऑफ दैट कल्चर. अच्छा काम करोगे तो धरना देने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी. ओके, धरना देने का काम खाली उन लोगों को पड़ता है जिनके क्लास में वैसे एडमिशन नहीं होते, तो उनको धरना देना पड़ता है. हाँ ओके, आई विल नॉट गेट इनटू कंट्रोवर्सी, नहीं तो बहुत सारी नफरत उगलेंगे फिर लोग आके. मुझे रियली कोई फर्क नहीं पड़ता है. टू हेल्प विथ ऑल दोस पीपल, माई स्टूडेंट्स लव मी एंड बाकी दुनिया गई भाड़ में. अगर आप गूगल मैप पे सर्च करोगे तो गुजरात पाकिस्तान बॉर्डर पे एक जगह मिलेगा भाड़, बाकी दुनिया गई उधर. मैं आपके साथ पॉइंट पे आता हूं. इनकम टैक्स एक्ट के किसी भी चैप्टर में wherever there is restriction on mode of transaction, 269 SS, 269T is one of them. 40A subsection 3 जब आप रेवेन्यू एक्सपेंसेस के लिए पे कर रहे हो, लाइकवाइज कैपिटल एक्सपेंसेस के लिए सेक्शन 32 में. 43CA करके स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू का एक सेक्शन है. 50C इन कैपिटल गेन्स, सेक्शन 56 ऑल्सो अदर सोर्सेज के अंदर जब हम अग्रीमेंट डेट स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू लेते हैं तब. 44AD अगर आपको 8% की जगह पर 6% का बेनिफिट चाहिए तो. पॉलिटिकल पार्टीज का मोड ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ डोनेशंस फ्रॉम पब्लिक. वेरेवर देयर इज रेस्ट्रिक्शन ऑन मोड ऑफ ट्रांजैक्शन, जहां पर आज तक अकाउंट पे चेक, अकाउंट पे ड्राफ्ट और इलेक्ट्रॉनिक मोड लिखा था, आज तक जिधर जिधर अकाउंट पे चेक, अकाउंट पे ड्राफ्ट और इलेक्ट्रॉनिक मोड थ्रू अ बैंक, थ्रू अ बैंक, थ्रू अ बैंक, बैंक 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 लिखा था, इन ऑल दोज केसेस वी विल नाउ बी कवरिंग दीज अदर प्रिस्क्राइब्ड इलेक्ट्रॉनिक मोड्स ऑल्सो. अदर प्रिस्क्राइब्ड इलेक्ट्रॉनिक मोड्स विल ऑल्सो बी कवर्ड. जहां जहां मोड का रेस्ट्रिक्शन है वहां पर these modes are going to be covered. Are we clear about this? Are we clear all of us? So these are amendments that अभी जो amendment बोला ये खाली कैश लोन चैप्टर में नहीं, जहां तो वापस जो भी सेक्शन आएगा मैं खाली आपको बोल दूंगा अदर प्रिस्क्राइब मोड्स, बार बार एक्सप्लेन करने का जरूरत नहीं है. लेट्स गो अहेड इन द ऑर्डर ऑफ माय टेक्स्ट बुक. नेम ऑफ योर नेक्स्ट चैप्टर एनआरआई टैक्सेशन. पहली बात तो एनआरआई टैक्सेशन वो चैप्टर है जब मैं मेरे स्टूडेंट्स को 111 112 पढ़ाता हूं.
आई टीच स्टूडेंट्स 1118 1128 इन एनआरआई टैक्सेशन। तो 1118 और 1128 की वजह से अगर आपका इनकम 2 करोड़ क्रॉस कर रहा है, देन न्यू सरचार्ज वोंट बी एप्लीकेबल, 15 ही चलेगा। और अगर पहले से क्रॉस कर दिया है तो न्यू सरचार्ज लगेगा, लेकिन इनके ऊपर जो टैक्स होता है उसके ऊपर इट विल बी 15 ओनली, दैट ऑलरेडी taught to you. और एनआरआई टैक्सेशन ही वो चैप्टर है वेयर आई टीच स्टूडेंट्स अबाउट अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर, स्पेशल स्टॉक एक्सचेंजेस, IFSC के लिए ऑलरेडी सर्टन टैक्स बेनिफिट्स आर प्रिस्क्राइब्ड इन इनकम टैक्स। IFSC में यूनिट लोकेटेड है, उसको DDT नहीं लगता है, STT नहीं लगता है। इवन इफ देयर इज नो STT, यू विल गेट बेनिफिट ऑफ 111A, यू विल गेट बेनिफिट ऑफ 112A। मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स का जो रेट है, जो नॉर्मल रेट भी अमेंड हुआ है, ऑर्डिनेंस में 18.5 has become 15, लेकिन IFSC में ना 18.5 ना 15, IFSC में मैट का रेट इज गोइंग टू बी, मैट का रेट इन इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर इज 9% ओनली। सो ऑलरेडी IFSC के लिए कुछ प्रिस्क्राइब्ड टैक्स बेनिफिट्स इनकम टैक्स में है। नाउ वी हैव सर्टन मोर टैक्स बेनिफिट्स एप्लीकेबल फॉर इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर, कुछ और टैक्स बेनिफिट्स अवेलेबल होंगे। फर्स्ट, अगर कोई भी नॉन रेसिडेंट को IFSC से इंटरेस्ट मिल रहा है, इंटरेस्ट पेएबल टू अ नॉन रेसिडेंट बाय IFSC फॉर मनी बोरोड ऑन और आफ्टर 1 September 19, बोरो कब किया, ऑन और आफ्टर 1 September 19, then that is going to be exempt. So non-resident earning interest from IFSC, but याद रखना amendment has come from the middle of the year, so on or after 1 September 19 it is going to be exempt. On or after 1 September 19 it is going to be exempt. अगर कोई यूनिट लोकेटेड इन IFSC था तो उसको DDT तो पहले से नहीं था, बट नाउ म्यूचुअल फंड लोकेटेड इन IFSC तो IDT भी अप्लाई नहीं करेगा। सो IFSC में नो DDT का रूल इज एग्जिस्टिंग रूल, नो IDT इज ऑल्सो गोइंग टू गेट attracted, no IDT is going to get attracted, and with effect from assessment year 2021, with effect from assessment year 2021, another change, एक section 80LA, 80 means chapter 6 से IFSC can claim 100% deduction of profits of any 10 consecutive years out of 15 years, first 15 years, मतलब डिडक्शन मिलेगा 10 ही साल, वो भी 15 में से, फर्स्ट 15 में से, और वो भी कंटिन्यूस होना चाहिए। That means your only options are year 1 to 10, 2 to 11, 3 to 12, 4 to 13, 5 to 14 and 6 to 15। आपके पहले 15 साल में से 10 consecutive है, आप कोई भी random 10 नहीं ले सकते हो। IFSC can claim 100% deduction of profits. So income will become deduction, income deduction. How many years? 10 years. एंड दो और बात याद रखना, ये 10 कंटिन्यूस होने चाहिए एंड फर्स्ट 15 में से होने चाहिए। एंड नॉर्मली एक रूल है इनकम टैक्स में दैट वेन एवर एन इनकम इज टैक्सेबल एट स्पेशल रेट, देन एन इनकम टैक्सेबल एट स्पेशल रेट में आपको कोई चैप्टर 6A का डिडक्शन नहीं मिलता। बट टू प्रमोट IFSC वी आर गोइंग टू गिव chapter 6A deduction even if income is taxable at special rate. So normally if an income is taxable at special rate we don't get chapter 6A deduction, but here we will be getting chapter 6A deduction even if the income is taxable at special rate. These were amendments introduced in the chapter NRI taxation. NRI taxation के ये थे आपके amendments. Let's go ahead. Next chapter, special rates of tax. Special rates of tax में about 115 AD FII, अगर FII is equal to association of person, then only the new surcharge 25 and 37 will be applicable. अगर FII फॉरेन कंपनी है तो वो नया वाला सरचार्ज आया ही नहीं है फॉरेन कंपनी के लिए। ये नया वाला सरचार्ज किसके लिए आया है? फॉर इंडिविजुअल HUF, AOP, BOI, AJP. So if FII is AOP and income is exceeding 2 crore rupees, then new surcharge will be applicable. But if it is exceeding only because of the capital gains referred to in 115 AD, अदरवाइज नहीं हो रहा था तो पूरे पे 15, और अगर पहले से एक्सीड हो गया है तो 25, 37 लगेगा, लेकिन 115 AD वाले कैपिटल गेन पे इवन देन इट इज गोइंग टू बी ओनली 15%, ओनली 15%। जो नॉन रेसिडेंट का IFSC का एग्जाम्पशन अभी मैंने आपको यहां पे करा है, जो ये पॉइंट 1 यहां पे था वही पॉइंट यहां पे है। ऑन और आफ्टर 1 September 19 नॉन रेसिडेंट गेटिंग इंटरेस्ट फ्रॉम IFSC इज गोइंग टू बी एग्जाम्प्ट। और इसी सेक्शन 115A के अंदर एक और अमेंडमेंट आया है, एक और अमेंडमेंट, इफ देयर इज बोरोइंग इन रूपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड्स, सो इफ वी आर पेइंग इंटरेस्ट ऑन रूपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड्स एंड द बोरोइंग टुक प्लेस ड्यूरिंग दिस पीरियड,
17 September 18 to 31st March 19. In what period has the borrowing taken place? What period has the borrowing taken place? The borrowing has taken place during the period 17th September 2018 to 31st March 2019. तो अच्छा लिसन, दैट इज 1819. अभी कोई को बोलता हम लोग तो 1920. लिसन, इंटरेस्ट 1920 में भी हो सकता है, 2021 में से हो सकता है, 21 22. इंटरेस्ट कभी भी होएगा. बोरोइंग कब हुआ था? 17 सितंबर 18 टू 31 मार्च 19 के बीच में. तो फिर वो इंटरेस्ट इनकम एग्जेम्प्ट फॉर नॉन रेसिडेंट. So when they are earning interest is not going to be checked. When did the borrowing take place? If the borrowing took place during the period 17 September 19 to 31st March, 17 September 18, sorry, to 31st March 19, in that case, the interest income is going to be exempt for the non-resident. So non-resident को interest income पे दो exemption actually introduce हो गया. IFSC from 1st September and rupee denominated bonds अगर borrowing ये period के अंदर हुआ है. Let's go ahead in the order of my textbook. Let's go ahead in the order of my textbook. Name of your next chapter: dividend distribution tax, buyback tax. इसी के अंदर I do income distribution tax. Income distribution tax. पहला amendment is not really an amendment. It is like a clarification. There is no DDT on IFSC is an existing rule. IFSC के ऊपर DDT नहीं लगेगा. It is an existing rule. In fact नया amendment क्या आया? IFSC पे no IDT also. So this amendment also we have already covered with IFSC. So this amendment is over. No IDT on IFSC. ये existing rule था. इन्होंने खाली इतना बोला कि IFSC जो dividend पे कर रहा है, IFSC के अंदर जो unit located in IFSC, if there is any dividend paid, it can be out of current income or accumulated income. There will be no DDT in both cases. Dividend distributed out of current income or accumulated income. Sorry about the cut. Sorry about the cut. So amendment for mutual fund is that no IDT in IFSC. For DDT there was already the provision, but the change is that अगर आपका the change कुछ ऐसा हुआ है कि it is current year profit या accumulated profit, दोनों ही केस में dividend distribution tax is not going to be applicable. दोनों केस में DDT is not going to be applicable. And the third amendment that has come in this chapter with effect from 5th July 19, आपका जो section 115 QA, that is the tax on buyback of shares. Existing rule is that buyback of unlisted shares के ऊपर कंपनी को पे करना पड़ता है 20% टैक्स प्लस 12% सरचार्ज प्लस 4% HEC और ये वाला टैक्स विदाउट ग्रॉसिंग अप. सो 20 upon 100, 20% प्लस 12% प्लस 4%. ये एग्जिस्टिंग रूल है, मगर बायबैक सिर्फ अनलिस्टेड शेयर्स के ऊपर बायबैक टैक्स लगता है. बट नाउ फ्रॉम 5th जुलाई बायबैक ऑफ लिस्टेड शेयर्स के ऊपर भी बायबैक टैक्स लगेगा. बट वेट, amendment has come in the middle of the year. Be very very careful. अगर buyback of listed shares हुआ है on 4th July और earlier, अगर आप May 20 में एग्जाम दे रहे हो ना, तो आपको पूरा लॉ फ्रॉम 1st April 19 टिल 31st March 20 होना चाहिए. नॉलेज पूरे का होना चाहिए. अगर बायबैक और इंस्टीट्यूट आपको इसी के ऊपर टारगेट करके क्वेश्चन पूछेगा. अगर बायबैक हुआ है 1st April से लगाकर 4th July तक, तो ओनली ऑन अनलिस्टेड. अनलिस्टेड तो पहले से है ना, लिस्टेड पे नहीं आएगा. एंड 5th July से अगर बायबैक हुआ है तो लिस्टेड अनलिस्टेड दोनों के ऊपर 20% प्लस 12% प्लस HEC. सो शॉर्ट में अमेंडमेंट बोलूंगा तो लिस्टेड पे भी बायबैक का टैक्स लगेगा. लेकिन कब? अगर बायबैक 5th जुलाई ऑनवर्ड्स हुआ है तो. दिस वाज अनाउंस्ड व्हेन जुलाई वाला बजट, फाइनल बजट. लेकिन ऑर्डिनेंस जब आया तो फाइनेंस मिनिस्टर रियलाइज, अरे यार किसी कंपनी ने 5th जुलाई के पहले अनाउंस कर दिया है कि हम लोग बायबैक करेंगे, ट्रांजैक्शन नहीं किया. तो वो बेचारी कंपनी ने ये सोच के किया कि हमारे लिस्टेड शेयर्स पे तो कोई बायबैक का टैक्स लगेगा नहीं, तो हम बायबैक कर देंगे. अब अचानक से हम बायबैक टैक्स लाए. फ्रॉम विच डेट? 5th जुलाई. तो ऑर्डिनेंस में उन्होंने बोला, द सेकेंड लाइन, मतलब ये वाली लाइन यहां तक की बजट में आई और यहां से जो लाइन आ रही है वो ऑर्डिनेंस में आई. फ्रॉम दीज वर्ड्स हाउएवर से दैट अगर पब्लिक अनाउंसमेंट ऑफ बायबैक वाज मेड बिफोर 5th जुलाई, अगर आपने अपने बायबैक का अनाउंसमेंट 5th जुलाई के पहले कर लिया था, तो फिर वो वाले अनलिस्टेड के ऊपर तो लगेगा, लिस्टेड के ऊपर नहीं लगेगा. तो लिसन, अनलिस्टेड शेयर्स अप्रैल हो चाहे मार्च हो, कभी भी अनाउंस किया होगा, बायबैक टैक्स वाज ऑलवेज एप्लीकेबल. कोई अमेंडमेंट है ही नहीं. लिस्टेड शेयर्स के लिए अमेंडमेंट आया. अप टू 4th जुलाई नो बायबैक टैक्स. फ्रॉम 5th जुलाई बायबैक टैक्स विल बी एप्लीकेबल. बट इवन इन दिस, इफ द अनाउंसमेंट वाज ऑलरेडी मेड, even in this, if the announcement was already made, then buyback tax will not be applicable. Even in this, if the announcement was already made, then buyback tax will not be applicable. Samjha? So these amendments were amendments that have taken place in your DDT chapter.
आपके एसईजेड के चैप्टर में कोई अमेंडमेंट नहीं है एंड बिजनेस ट्रस्ट के चैप्टर में कोई अमेंडमेंट नहीं है। इन्वेस्टमेंट फंड्स के चैप्टर में अमेंडमेंट है, आगे कुछ चैप्टर में सबसे ज्यादा अमेंडमेंट वी हैव इन हैवी अमेंडमेंट्स हैव टेकन प्लेस इन अवर चैप्टर मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स, बट हम लोगों ने बाय नाउ वी हैव फिनिश्ड अबाउट 8 चैप्टर्स और